तो बच्चों डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग के न्यूमेरिकल से पहले हम ब्रैग्स लॉ के न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। फॉर्मूला आपके सामने है, ये फॉर्मूला ब्रैग्स लॉ में इस्तेमाल होता है और ये फॉर्मूला है m लिम्डा बराबर है 2d साइन थीटा। m लिम्डा बराबर है 2d साइन थीटा, जहाँ पर m का मतलब है ऑर्डर ऑफ द इमेज। जैसे मिसाल के तौर पे वो आपसे कहता है फर्स्ट ऑर्डर, m की वैल्यू 1, वो कहता है थर्ड ऑर्डर, m की वैल्यू 3। लिम्डा का मतलब है वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज, d का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन एटॉमिक प्लेन्स। एटॉमिक प्लेन्स के दरमियान एक एटम से दूसरे एटम के दरमियान जो फासला होता है उसको d कहते हैं। और थीटा का ये नाम ज़हन में बिठा लें, थीटा को कहते हैं ग्लांसिंग एंगल। ग्लांसिंग एंगल ये सारे जिस तरह से लिखे हुए हैं इसी तरह से ही आते हैं। एग्जाम में जब ब्रैग्स लॉ का न्यूमेरिकल आता है तो लिखा हुआ नहीं होता कि ब्रैग्स लॉ का न्यूमेरिकल है, आपको खुद ही पहचानना होता है कि ये न्यूमेरिकल ब्रैग्स लॉ का है या नहीं है। किस तरह से एग्जाम में पहचानेंगे कि न्यूमेरिकल ब्रैग्स लॉ का है या नहीं है? इसका जवाब बड़ा आसान है, आपने सवाल के अंदर सिर्फ वर्डिंग क्या तलाश करनी है, एक्स रेज। अगर सवाल में एक्स रेज लिखा हुआ है, एटॉमिक प्लेन्स लिखा हुआ है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, क्रिस्टलाइन कंपाउंड ऐसे करके लिखा हुआ है तो समझ जाइए ब्रैग्स लॉ। डायरेक्ट ब्रैग्स लॉ लिखा हुआ नहीं आता न्यूमेरिकल में, ठीक है। जब न्यूमेरिकल पढ़े तो सबसे बड़ी पहचान यही एक्सरे वाली ध्यान में बिठा लें कि एक्सरे लिखा होगा तो वो न्यूमेरिकल ब्रैग्स लॉ का होगा, ठीक है। बुक में इसके दो न्यूमेरिकल्स हैं, एक मैं आपको ट्राई करवा देता हूँ, एक आप ट्राई कर लीजिएगा, मामला बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक ओके है? यस करें शाबाश चैट में। और क्वेश्चन नंबर 8 बुक का स्टार्ट करेंगे। न्यूमेरिकल देखेंगे, न्यूमेरिकल जो है वो हमारा यहाँ मौजूद है, ये रखें क्वेश्चन नंबर 8 के नाम से, पेज नंबर 380। ये दो सवाल हैं और दोनों ही ब्रैग्स लॉ के ऊपर लिखे गए हैं। एक मैं ट्राई कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 आपने होमवर्क के तौर पे लेना है, दोनों सवाल बहुत आसान है। आइए सवाल पढ़ते हैं। हाउ फार अपार्ट, कितने फासले पर होंगे, फासला पूछ रहा है आपसे, डी। हाउ फार अपार्ट, कितने फासले पर होंगे, आर द डाइफ्रैक्टिंग प्लेन्स इन अ NaCl क्रिस्टल। NaCl के क्रिस्टल में एक NaCl का हिस्सा दूसरे NaCl के हिस्से से कितने फासले पर होगा। फॉर विच एक्स रेज, देखिए एक्स रेज का तस्करा आ गया, एक्स रेज ऑफ वेवलेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम, 1.54 एंगस्ट्रॉम, जबकि एक्स रेज इसकी वेवलेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम। मेक अ ग्लांसिंग एंगल of 15 degree 54 minute in the first order। जबकि ये जो एक्सरे है ये एक एंगल बना रही है, इसको पढ़ते हैं 15 डिग्री। जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं वो अच्छी तरह जानते हैं, जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं, जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं, अरसलान अभी क्लास पहले होने तो फिर बात करते हैं बेटा। 15 डिग्री 54 मिनट इन द फर्स्ट ऑर्डर, ग्लांसिंग एंगल ऑफ 15 डिग्री 54 मिनट इन द फर्स्ट। जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं वो जानते हैं कि ये जो वैल्यू लिखी हुई होती है ये किस तरह से पढ़ी जाती है। ये वैसे इन्होंने यहाँ सही नहीं लिखी, ये वैल्यू ऐसे लिखी जाती है 15 डिग्री 54 मिनट, ऐसे करें। ये इसका लिखने का तरीका है, कैसे सॉल्व करते हैं ये भी मैं आपको अभी दिखा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। दोबारा सुन लीजिएगा, कितने फासले पर है NaCl के क्रिस्टल्स
कितने फासले पर हैं NaCl के क्रिस्टल्स के एक्सरे जो आप यूज कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ 1.54 एक्सट्रॉन है, लिम्डा की वैल्यू है और मेक अ ग्लांसिंग एंगल थीटा दिया गया है। इन द फर्स्ट ऑर्डर m की वैल्यू 1 है यहाँ पर, ठीक है। आपने क्या मालूम करना है, हाउ फार अपार्ट यानी कितने फासले पर है, d निकालना है। क्वेश्चन नंबर 8 बुक का है और इसका पेज नंबर है हमारे पास 318। इसका डेटा बनाते हैं। सबसे पहले हमें लिम्डा दिया गया है, लिम्डा की वैल्यू 1.54 एंगस्ट्रॉम। 1.54 एंगस्ट्रॉम को 10 की पावर -10 में कन्वर्ट कर देंगे ऐसे कर। इसके बाद यहाँ पर इन्होंने हमें एंगल दिया है थीटा, थीटा की वैल्यू है 15 डिग्री 54 मिनट ऐसे करके। इन द फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर का मतलब है m की वैल्यू 1, अगर सेकेंड ऑर्डर होता तो m की वैल्यू 2। और क्या मालूम करना है यहाँ पर, हाउ फार कितने फासले पर है, d निकालना। सवाल का सलूशन करते हैं ब्रैग्स लॉ से। m लिम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। इक्वेशन अरेंज कर लें, इस तरह से बन जाएगी m लिम्डा डिवाइडेड बाय 2 साइन थीटा। ये वाला 2 और ये वाला साइन थीटा, ये दोनों m लिम्डा के पास जाके डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे वैल्यूज रख देते हैं, शाबाश। m की वैल्यू आ रही है 1, लिम्डा की वैल्यू आ रही है 1.54 10 टू पावर -10 2। इसके अलावा साइन की वैल्यू आ रही है 15 डिग्री 54 मिनट। तो आपको मैथमेटिक्स में इसको सॉल्व करने का तरीका बताया होगा कि किस तरह से ये डिग्री और मिनट को सॉल्व करते हैं। तो मैं आपको इसका तरीका डायरेक्ट बता देता हूँ, क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ है तो जाहिर सी बात है आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, साइन का बटन दबाना है, उसके बाद आपने 15 लिखना है। फिर ये देखिए कॉमा वाला बटन नजर आ रहा है, इसमें कॉमा डलेगा बहुत सारे, ये बटन दबाना है, डिग्री का निशान बना हुआ आ जाएगा। फिर 54 लिखना है, फिर दोबारा कॉमा का बटन दबाना है और इज इक्वल टू कर देना। ये जो नंबर आ रहा है 0.273, ये 15 डिग्री 54 मिनट की वैल्यू है, ठीक है। डायरेक्ट निकालनी है, इस पूरे को डिग्री में कन्वर्ट नहीं करना, क्योंकि मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नहीं है, फिजिक्स का क्वेश्चन है, इसलिए इसको आप डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। 15 डिग्री 54 मिनट देख ले अच्छी तरीके से मैंने कैसे, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि क्या जवाब बनेगा इसका। सबसे पहले हमारे पास ऊपर तो 1.54 10 की पावर -10 ही रहेगा। 2 मल्टीप्लाई करेंगे 0.273 से, इसके बाद ये आ रहा है 1.54 10 टू पावर -10। 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0.273 से और ये नंबर आ गया हमारे पास 0.546। ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम, यानी अगर आप डायरेक्ट सॉल्व करना चाहें तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों नंबर्स को आपस में डिवाइड कर देंगे। 1.54 10 टू पावर -10 डिवाइडेड बाय 0.546 और आंसर आ जाएगा आपके पास 2.82 10 टू पावर -10 मीटर। ये आपका डी निकला। अच्छा, ये मल्टीप्लाई 10 की पावर -10 मीटर जो होता है ये बराबर होता है एंगस्ट्रॉन के। तो अगर आप चाहें तो अपना आंसर और करके एंगस्ट्रॉन में भी दे सकते हैं, या आपकी अपनी मर्जी पर है। यानी अगर आपने मल्टीप्लाई 10 की पावर -10 मीटर हटा दिया तो उसकी जगह पर आप एंगस्ट्रॉन लगा सकते हैं, तो ये भी आपका आंसर बन सकता है, ठीक है। ये मैंने सवाल किताब का क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई कर दिया है और क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो इसका बिल्कुल कॉपी क्वेश्चन है। ये आपका होमवर्क है, जरूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको कॉन्फिडेंस हासिल होगा, ठीक है।
एमसीक्यूज के बारे में ये है कि कौन से चैप्टर के एमसीक्यूज है मुझे ज़रा बता दीजिएगा, तो मैं उस हवाले से क्या करता हूँ, मैं फिर उसके बारे में देखता हूँ। ठीक, चैप्टर नंबर 10 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बारे में बोला गया था, तो उसके एमसीक्यूज तो काफ़ी आसान है, अगर आप उसके एमसीक्यूज थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको आइडिया भी मिल जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो वैसे देखता हूँ मज़ीद उसके मामला क्या हैं। ठीक है, अस्सलाम। अच्छा, अब जो हम न्यूमेरिकल यहाँ पे ट्राई करने जा रहे हैं वो है डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग। डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग का टॉपिक हमने करा दिया था बच्चों को, लेकिन हम उसके न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाए। तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग। डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग के जो न्यूमेरिकल्स है मेरे बच्चों, ये न्यूमेरिकल्स हमारे पास इस फॉर्मूले से होते हैं, एम लिम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा। देखिए कितना फायदा हो गया कि ये तो वही फॉर्मूला है जो ब्रेग्स लॉ का है, सिर्फ टू का फर्क आ रहा है। एम लिम्डा बराबर है डी साइन थीटा, जबकि ब्रेग्स लॉ में फॉर्मूला होता है एम लिम्डा बराबर है टू डी साइन थीटा, तो यहाँ एम लिम्डा बराबर है डी साइन थीटा। सारी चीज़ें वही हैं। एम का मतलब ऑर्डर है, लिम्डा का जो मतलब है वो है वेवलेंथ ऑफ लाइट। अब की बात, वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है। थीटा का मतलब है एंगुलर डेविएशन, एंगुलर डेविएशन। और जो ये डी नजर आ रहा है ये है ग्रेटिंग एलिमेंट, इसको ग्रेटिंग कांस्टेंट भी कहते हैं। ग्रेटिंग एलिमेंट, एलिमेंट ग्रेटिंग, ग्रेटिंग कांस्टेंट, काफी सारे इसके नाम है। डी के ऊपर काफी सारी चीजें बेस करती हैं, डी को अच्छी तरह से दिमाग में बैठा। ग्रेटिंग एलिमेंट कहलाता है, ग्रेटिंग कांस्टेंट होता है, मीटर में ही नापा जाता है। इस डी को नापने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला होता है एल अपॉन एन। एल जो होता है इसको कहते हैं लेंथ ऑफ ग्रेटिंग, और एन का मतलब होता है टोटल लाइंस। ठीक है, तो ये डी निकालने का फॉर्मूला होता है कि आपको डी ये निकालना पड़ता है और वो निकलता है लेंथ ऑफ ग्रेटिंग और टोटल लाइंस। ठीक है, ये टोटल लाइंस और लेंथ ऑफ ग्रेटिंग की वैल्यू कुछ इस तरह से दी जाती है कि फर्स्ट करें उसने आपको लिख के दिया 600 लाइंस पर सेंटीमीटर। तो 600 लाइंस पर सेंटीमीटर में दो वैल्यूज मौजूद हैं। सबसे पहले जो 600 लाइंस हैं ये एन कहलाता है, और जो ये सेंटीमीटर लिखा हुआ है ये एल कहलाता है, इस तरह करके 1 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? अब इसी तरह फर्ज करें लिख के दिया उतना उसने 1000 लाइंस पर मिलीमीटर, तो यहाँ एन जो होता वो 1000 होता, और
अच्छा, तो ज़रा थोड़ा सा मैनेजमेंट से ज़रा बातचीत हो रही थी, जिसकी वजह से मैंने म्यूट पे चला गया था। आपको थोड़ा वेट करना पड़ा ज़रा। आइए ज़रा अपनी बात को ज़रा कंटिन्यू करते हैं, फिर इसके बाद आपसे कुछ बातचीत करते हैं। एन की वैल्यू है 1000 और यहाँ पर जो लिखा हुआ आ रहा है ये मिलीमीटर है। मिलीमीटर की वैल्यू क्या होगी शाबाश? एल की वैल्यू हो जाएगी 1 मिलीमीटर। इस तरह आपको डी के लिए एल और एन दोनों आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। और इनको फिर सॉल्व कर आप डी निकाल सकते हो। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया जाएगा, मिलीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास बाज़ दफ़ा वो एक चीज़ और मांगना चाहिए, सारे फार्मूले ये भी फार्मूला वो मांगता है स्पेसिंग निकालिए। स्पेसिंग जो होता है वो असल में टोटल लाइंस को कहते हैं कि डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग पर कितनी टोटल लाइंस ड्रॉ की गई हैं। तो उसका निकालने का तरीका बड़ा आसान है, वो होता है 1/d से निकलता है, यानी रेसिप्रोकल ऑफ डी पता होना चाहिए। 1/d ले लें, आपको स्पेसिंग मिल जाए। स्पेसिंग जो होता है ये असल में टोटल लाइंस होती हैं और ये टोटल लाइंस होती हैं पर मीटर में, यानी जो भी स्पेसिंग का जवाब आएगा वो टोटल लाइंस पर मीटर में आएगा। लेकिन बाज़ दफ़ा वो आपसे ये जवाब टोटल लाइंस पर सेंटीमीटर में मांगता है, बाज़ दफ़ा वो आपसे ये जवाब टोटल लाइंस पर मिलीमीटर में मांगता है, यानी कहता है कि स्पेसिंग जो है वो पर सेंटीमीटर में दो, स्पेसिंग पर मिलीमीटर में दो। तो बेटा उसके लिए आपने क्या करना है, ये टेक्निक है बड़ी आसान सी कि अगर आपको लाइंस चाहिए इन सेंटीमीटर में, याद रखिएगा डिवाइड करना है आपने, जो भी आपका आंसर आ रहा है उसको डिवाइड करना है 100 से। और अगर लाइंस चाहिए आपको इन मिलीमीटर तो डिवाइड करना है आपने 1000। ये टेक्निक है। ये बात मैं दोबारा दोहरा दूँ कि अगर आप स्पेसिंग का जवाब निकालते हैं तो आपका जवाब मीटर में आता है, और उस जवाब को अगर आप सेंटीमीटर में ले जाना चाहते हैं तो डिवाइड बाय 100, और मिलीमीटर में ले जाना चाहते हैं डिवाइड बाय 1000। ख्याल रखें ये एक टेक्निक है, ठीक है, जिसके ज़रिए आप अपने जवाब को हासिल कर सकते हैं। अब यहाँ तक जितनी बातें बताई हैं सब बच्चों को सारी बातें क्लियर हैं, ओके कर दें ताकि हम इसे न्यूमेरिकल स्टार्ट करें। बुक में इसके 3 न्यूमेरिकल्स हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और क्वेश्चन नंबर 6। 4 और 6 मैं करा दूंगा, 5 आपने खुद ट्राई करना होगा। अच्छा, क्लास या हम 1 से 2 मिनट के लिए क्लास रोकेंगे, इसलिए कि अभी आपके व्हाट्सएप पर जो है वो कैस्पियन कॉलेज की तरफ से एक लिंक आया होगा, जो कि ग्रैंड टेस्ट किट के हवाले से है वो लिंक। तो आपने 1-2 मिनट का गैप लेकर अभी फ़ौरन ये लिंक जो है अपने फेसबुक के ऊपर, अपनी वॉल के ऊपर शेयर करना है, ठीक है। 1-2 मिनट का गैप है, आप लोग जब तक अपनी मीटिंग को मिनिमाइज़ कर दें, जानते हैं आप लोग कैसे करना है। फिर इसके बाद आप फेसबुक पे जाइए और फेसबुक पे जाकर ये जो लिंक है जो आपके व्हाट्सएप के अंदर दिया गया है, इसको आप अभी इमीडिएटली क्लास के दौरान ही शेयर करेंगे। जिन्होंने शेयर कर दिया है वो ठीक है, और जिन्होंने नहीं करा वो इसको शेयर कर दें प्लीज़, ठीक है। 1 से 2 मिनट के बाद दोबारा क्लास कंटिन्यू होगी, वो लिंक जो है वो आप शेयर कर दें। लिंक आपके व्हाट्सएप पे दिया गया है। जो बच्चे लिंक शेयर करते जाएं तो मुझे चैट में बताते जाएं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है जो अभी हम ट्राई करने वाले हैं। शाबाश, जल्दी से शेयर करते रहें, जल्दी से, शाबाश। क्लास का दौरानिया हमारा थोड़ा सा रह गया, क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट करते हैं इंशाल्लाह। और फिर जब नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि आप सब को थोड़ी सी बात करनी है आपसे, क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करेंगे इंशाल्लाह। 5 होमवर्क है, 4 को ट्राई करता हूँ, 5 होमवर्क है, 6 मेरे ज़हन में। 4 और 6 ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 आपको प्रैक्टिस कर
तो आएगा फॉर्मूले की ज्यादा से ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 4, ग्रीन लाइट of wavelength 5400 x1। ग्रीन लाइट यानी सब्ज रोशनी, हरी रोशनी जिसकी वेवलेंथ 5400 एक्सट्रॉन होती है, is diffracted by grating having 2000 lines per centimeter। यहाँ पर डाल देंगे। गुड बेटा, शाबाश। हरी कलर की जो रोशनी है, सब्ज कलर की जो रोशनी है जिसकी वेवलेंथ 5400 एक्सट्रॉन है, इसको डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग से गुजारा गया और वो डायफ्रैक्ट हुई है। और डायफ्रेक्शन जो ग्रेटिंग है उसके ऊपर 2000 लाइंस पर सेंटीमीटर। तो जो 2000 लाइंस जो है वो n हो जाएगा और 1 सेंटीमीटर l हो जाएगा। ये हो जाएगा लिमिट। कंप्यूट द एंगुलर डेविएशन ऑफ द थर्ड ऑर्डर इमेज। स्क्रीन पे जो इमेज बनेंगे, याद रखें हम लेंस लगाते हैं तो इमेज एक होता है, लेकिन अगर लेंस ना लगाएं तो बहुत सारे इमेज होते हैं। तो अगर स्क्रीन पे जो इमेज बना है, तीसरे नंबर पे जो इमेज बना है, उसके बनने में जो एंगल बनेगा वो एंगल निकालना है। कंप्यूट द एंगुलर डेविएशन, एंगल निकालना है, ठीक। और साथ में एक सवाल और भी किया जा रहा है, इज अ 10th ऑर्डर इमेज पॉसिबल? क्या स्क्रीन के ऊपर 10वें नंबर का इमेज बनेगा जो 10वें नंबर पे है? तो बच्चों याद रखें, इमेज के बनने के लिए एंगल की शर्त, अगर एंगल होगा तो इमेज होगा, एंगल नहीं होगा तो इमेज भी नहीं होगा। तो हम यहाँ पर भी एक एंगल निकालेंगे, अगर वो एंगल निकल गया तो इमेज पॉसिबल है, और अगर वो एंगल नहीं निकला तो इमेज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आइए जरा सवाल स्टार्ट करते हैं। सवाल बहुत आसान है, सवाल की वर्डिंग इतनी कोई खास मुश्किल नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। बुक का सबसे पहले इन्होंने आपको वेवलेंथ दे रखी है 5400 एक्सट्रॉन। 5400 को 10 की पावर -10 करके मीटर में कर लेंगे। इसके बाद इन्होंने आपको वैल्यू दे रखी है n की, और वो वैल्यू है 2000 लाइंस। फिर इसके बाद इन्होंने वैल्यू दे रखी है l की, जो है 1 सेंटीमीटर। 1 डिवाइड बाय 100 कर लेंगे, 0.01 मीटर। और यहीं से निकाल लेंगे d, डेटा के अंदर l डिवाइड बाय n। 2000 डिवाइडेड बाय 0.01, क्या आंसर आता है देख लेते हैं कैलकुलेटर से। 2000 डिवाइडेड बाय 0.01, जी जनाब। तो ये जो आंसर आया इसको 10 की पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये आ रहा है 2 10 की पावर 5, 2 10 की पावर 5, और ये मीटर में आ गया। ये हमारा डी आ गया। ठीक है यहाँ तक? अच्छा, ये मैंने कैलकुलेशन यहाँ पे गलत लिख दी है, माजरत चाहता हूँ, आई एम रियली सॉरी। जवाब सही लिखा है मैंने, खैर ऊपर आएगा 0.01 और नीचे आएगा 2000। सही है, मैंने सही कर दिया। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसे डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं करना, बस ये जो आपको लाइंस दी गई हैं वो और 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेना, फिर इसके बाद डिवाइड करके डी निकालना। सवाल के अंदर आपसे दो बातें पूछी गई हैं। एक है अगर तीसरा जो ऑर्डर है उसका एंगल निकाल दें, तीसरे ऑर्डर के हिसाब से आपने θ3 लिखा है। इज 10th ऑर्डर इमेज इज पॉसिबल? क्या 10वें ऑर्डर का इमेज पॉसिबल है? ये दूसरा सवाल। यहाँ तक सब बच्चों को सारी बातें क्लियर हो चुकी। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन इसका बहुत आसान है। सवाल का पहला हिस्सा, फॉर्मूला लगाएंगे m लिम्डा बराबर है d sin थीटा। अरेंज कर लें वैल्यूज को, क्योंकि आपको एंगल निकालना है। तो ये हो जाएगा sin थीटा m लिम्डा डिवाइड बाय d। वैल्यू पुट कर दें आप, यहाँ 3 लग जाएगा। m की वैल्यू 3 आ रही है, लिम्डा की वैल्यू आ रही है 5400 10⁻⁻10, और नीचे d की वैल्यू आ रही है आपके पास 2 10⁻⁵।
ये मुझसे नंबर गलत हो गया है। थैंक यू वेरी मच। मेरी नज़र पड़ रही थी अभी, मुझे अपनी गलती भाई, आज ऐसी बात है, मैं माजूर चाहता हूँ। अभी मुझे और भी करेक्शन कराएंगे। मैंने असल में कर ये दिया कि मैंने यहाँ वैल्यू गलत पुट कर दी और उसी को डिवाइड करके ये नंबर लिख दिया, ठीक है। जबकि डिवाइड जो करना था वो ये करना था, 0.01 डिवाइडेड बाय 2000। So the answer will be like this, 5 10 to power -6। अच्छा, कहीं हल्की हल्की थोड़ी सी दिमाग में घंटी बज रही थी खतरे की, यार कुछ गड़बड़ हो रही है, क्योंकि सवाल तो कई दफ़ा कराए में, जिसकी वजह से वैल्यूज तो तकरीबन प्रैक्टिस में रहती है, तो इसलिए कुछ गड़बड़ हो रही थी, लग रहा था कुछ बात है इसमें। चले खैर, हो जाता है भाई, हो जाता है, बुरा मानने वाली बात नहीं, हो जाता। अच्छा भाई, ये वैल्यू जो थी वो हमने सही कर दी, और दरमियान में भी हमें कुछ बच्चों ने भी इसके बारे में पॉइंट आउट किया। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छी बात है। देखिए, आंखें खोल कर और जहन खोल कर पढ़ना, ये नहीं कि खाली बार टीचर पढ़ाया जा रहा है और आप पढ़े जा रहे हैं। वहाँ पे थोड़ा सा अपना जहन भी रखना होता है, गलती हर किसी से हो सकती है। साइन थीटा, ये सारे जो नंबर हैं इनको कैलकुलेटर में डाल के जल्दी से सिंप्लीफाई कर देते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि अब कोई मसला नहीं होगा। तो ये होगा 3 मल्टीप्लाई बाय और 5 4 10 to power -10, और इसको डिवाइड करना है हमें 5 10 की पावर -6 है। तो ये नंबर हमारे पास आया 0.324। देखिए जवाब आ गया। तो बच्चों याद रखें, ये जो नंबर है इससे पता चलता है कि वो ऑर्डर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर ये वैल्यू लेस देन 1 है, याद रखें ये वैल्यू लेस देन 1 है, ठीक है, ये वैल्यू लेस देन 1 है, तो इसका मतलब है सो थर्ड ऑर्डर इमेज इज पॉसिबल, ठीक है। ये बटन है ENG का, इस बटन को दबाकर आप 10 की पावर प्लस और माइनस दोनों में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होनी चाहिए तो वो इमेज एक्सेस करेगा, अगर ये वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो इमेज एक्सेस नहीं करेगा। अब इसको सॉल्व कर लें जल्दी से। साइन थीटा 3 0.324, थीटा 3 यही रहेगा, साइन वहाँ जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स, और इसका साइंटिफिक कैलकुलेटर से इनवर्स निकालना। हम इनवर्स निकाल लेते हैं इसका जल्दी से। 0.324 18.90 इसका आंसर आ रहा है। बुक के अंदर उन्होंने डेसिमल नहीं लगाया, आप इसका जवाब डेसिमल लगा दीजिएगा, ये हमारा पहला आंसर है। किताब में 189 लिखी है, ठीक है। अब सवाल के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं जल्दी से। सेम वही कैलकुलेशन, एम लिम्डा बराबर है डी साइन थीटा, अरेंज कर लेंगे, ये हो जाएगा साइन थीटा एम लिम्डा डिवाइड बाई डी, और ये हो जाएगा साइन थीटा 10। हम एम की वैल्यू 10 डालेंगे क्योंकि 10th ऑर्डर है, 10th ऑर्डर है। लिम्डा की वैल्यू आ रही है 5 4 10 to पावर -10, डी की वैल्यू वही आ रही है 5 10 की पावर -6। इन सबको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या जवाब आ रहा है। ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 5 4 10 to पावर -10 डिवाइडेड बाय 5 10 to पावर -6। सॉल्व किया और ये नंबर आ गया, देखो 1.08। तो ये जवाब आया हमारे पास 1.08, और ये जवाब जो आ रहा है वो ग्रेटर देन 1 आ रहा है, ग्रेटर देन 1 आ रहा है। और अगर ये ग्रेटर देन 1 आता है तो क्या मतलब होगा जल्दी से, क्या वो इमेज पॉसिबल है या नॉट पॉसिबल है, क्योंकि लेस देन 1 होता है तो पॉसिबल होता है, ग्रेटर देन 1 होता है तो पॉसिबल नहीं होता। तो क्या जवाब देंगे जल्दी से, शाबाश। सो 10th ऑर्डर इमेज इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सब समझ में आ गया होगा, और आपने क्वेश्चन नंबर जो 5 है
ट्राई करना है। होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 6, कोई बच्चा खुद करना चाहे तो ट्राई कर सकता है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ा सा टेक्निकल मामला, बड़ा मजे का है मामला, कोई ट्राई करना चाहे तो कर सकता है। इसके अलावा एग्जाम्पल 9.1 ये भी आपका होमवर्क है, इसे भी जरूर ट्राई कीजिएगा। 9.1 नहीं सॉरी 9.2। अच्छा, इसके अलावा आपसे एक दो बातें करनी थी, लेक्चर को एंड करता हूँ। जो एमसीक्यूज है वो डिस्कस कर लीजिएगा मुझसे व्हाट्सएप के जरिए। फिलहाल उसकी अभी कोई क्लास का पॉसिबल नहीं, आसान है, एमसीक्यूज पढ़िएगा, 10 ईयर भी देखिएगा। उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आपको इतनी परेशानी ही नहीं होगी। कोई मसला हो तो मुझसे डिस्कस कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कॉलेज वाले जो थे उनकी तरफ से ये हमारे पास एक मैसेज था कि बच्चे जो हैं उन्होंने अपनी फीसिस को सबमिट नहीं कराया अभी। तो बच्चों, किसी भी इदारे को चलाने के लिए फीसिस का मामला बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये तमाम के तमाम प्राइवेट इदारे हैं। इसमें तमाम टीचर्स, उनकी सैलरीज, जो मैनेजमेंट के लोग हैं, मुख्तलिफ सारे काम, ये सब जाहिर सी बात है इसी तरीके से चलते हैं। ये एक सिस्टम जुड़ा हुआ है जिसके अंदर हर एक बंदा अपना किरदार कर रहा है। जाहिर सी बात है, मैनेजमेंट अपना किरदार अदा करती है, टीचर पढ़ाकर अपना किरदार अदा करते हैं, बच्चों का अपना किरदार है, पेरेंट्स का अपना किरदार है। प्रॉब्लम सबके साथ होती है, जाहिर सी बात है, लेकिन हर जगह पे मामला है। तो इसलिए आप वो तमाम स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक फीसेस जमा नहीं कराई हैं अपनी, वो प्लीज़ काइंडली अपनी फीसेस को जमा करवाइए जल्द अज जल्द, ताकि जो बाकी सारे मामलात हैं वो प्रॉपर तौर पे सर अंजाम पाएँ। आप क्लासें भी देखें प्रॉपर हो रही हैं, ऑनलाइन हो रही हैं, अल्लाह का शुक्र है। बाकी सब लोग जो उन तमाम चीज़ों से जुड़े हुए हैं उनके मामला भी बेहतर अंदाज से चल सकें, ठीक है। दूसरा क्या क्या कहते हैं, जिन्होंने फ़ीस जमा नहीं कराई उनके नाम जो है फिर वो नेक्स्ट क्लास के अंदर सरकाहा जो है वो जाके अनाउंस करेंगे, ये फला फला बच्चे जिन्होंने फ़ीस अभी तक जमा नहीं कराई। वो क्लास में भी बड़ा अच्छा नहीं लगता, डिसग्रेस फील होता है, ऐसी बात है, इस तरह नाम आना। तो अपने पेरेंट्स को बताइए इस हवाले से, और फ़ीस का जो भी मामला है उसको आके सॉर्ट आउट करवा लीजिए, हल करवा लीजिए, ठीक है। और अरसलान ने सवाल किया था एमसीक्यूज़ खुद करना है। अरसलान, एमसीक्यू चैप्टर 10 के बहुत आसान है, मेरा कराया हुआ काम सामने रखो और कोशिश करो इंशाल्लाह ताला, और 10 ईयर को सामने रखो, काफ़ी हद तक इंशाल्लाह हेल्प मिल जाएगी। और जहाँ कोई मसला हो उससे व्हाट्सएप पे डिस्कस कर लेना, ठीक है। मैं इंशाल्लाह रिप्लाई एज सुन पॉसिबल कर दूँ, ठीक है बेटा। तो मैं बहुत सारी बातें बताई हैं आज आपको, और आपसे फ़ीस के बारे में मैनेजमेंट का मैसेज आप तक डिलीवर करवाया है कि ताकि आप सारे मामला बेहतर तरीके से कर सकें। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, क्योंकि अब जो हमारी क्लास है वो कल तो कोई क्लास नहीं है। पीर के दिन हो सकता है शायद हमारी पॉसिबल आखिरी क्लास हो, अगर पीर को ऑन हुआ तो शायद पीर को हमारी पॉसिबल आखिरी क्लास हो। अपना अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। बहुत ही प्यारा अशरा चल रहा है माशाल्लाह से, रमज़ान का आखिरी अशरा है, इसमें ताक़ आते हैं जिनके अंदर दुआओं कबूल होती हैं। अपने अपने घर वालों के लिए दुआएं कीजिए, मेरे घर वालों के लिए, कॉलेज के तमाम असातिज़ा के लिए, सब के लिए दुआएं कीजिए कि सबका अल्लाह ताला हम पे नासिर हो और इस वबा का खात्मा हो। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ़्ज़ में रखे, आमीन। अल्लाह हाफ़िज़ बच्चों।